पढ़ने लगो ना तो ये बात याद रखना कि गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा था और फिर उसके पहले हम इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। और इसी तरह से फिर इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था। हमने देखा था कि जब कोई भी रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है वो कैसे में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और जब कोई दो रेजिस्टेंस किसी एक दो सिमिलर पॉइंट के अक्रॉस में कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर हमने देखा था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 होता है, दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है ना। अगर I करंट R1 से फ्लो हो रहा है तो I करंट ही R2 से फ्लो होगा। फिर लेकिन हमने देखा था कि जो सीरीज कनेक्शन रहता है उसमें जो R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो चेंज रहता है। जैसे R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो किसके इक्वल रहता था, हमारा वोल्टेज ऑफ बैटरी के इक्वल रहता था। फिर पैरेलल कनेक्शन में हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस R1 है और R2 है उससे अलग अलग करंट फ्लो होगा। क्या मैंने बोला कि पैरेलल कनेक्शन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो रेजिस्टेंस R1 है और R2 है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है तो वो दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस R1 में करंट I1 फ्लो होगा और रेजिस्टेंस R2 में करंट I2 फ्लो होगा। लेकिन ये जो करंट I1 और I2 रहेगा ये भी जो जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसी के इक्वल रहेगा, ठीक है। और R1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा रहता था वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता था। मैंने क्या चीजें बताई अभी फिर से रिपीट करो। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। फिर मैंने बताया था कि जो सीरीज कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। आई होप आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं। अगर आपको अभी भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में किसी भी चीज कॉन्सेप्ट पे डाउट है तो आप इसका प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में अच्छे से समझाया है, फिर उसके हर एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कराया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से आप उसे बिल्ड कर सको, है ना, आपको किसी भी चीज़ पे डाउट ना रह जाए। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो हम जो अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। मैंने क्या बोला कि जो हमारे घर में लाइट फिटिंग वगैरह होती है तो जो अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि फैन हो गया, कूलर हो गया, लाइट हो गई, ट्यूबलाइट हो गई और भी अपन हीटर वगैरह लगाते हैं, गीजर वगैरह लगाते हैं, कितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अपन अपने घर में यूज़ करते हैं। तो ये सारे अप्लायंसेस जो रहते हैं वो कैसे आपस में पैरेलल कनेक्ट होते हैं। अब आप लोगों के मन में, काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम अपने घर में सीरीज कनेक्शन में क्यों नहीं चीजें लगाते। तो देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि एक साथ कनेक्ट रहते थे ना, एंड टू एंड डिवाइसेस कनेक्ट करने पड़ेंगे ना। रेजिस्टेंस R1 R2 एंड टू एंड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहते थे। तो अब यहाँ पे देखो अगर अपन घर में अपने क्या कर लेंगे कि अगर एंड टू एंड सारे अप्लायंसेस लगा लेंगे, जैसे कूलर लगाया, फिर पंखा लगाया, फिर लाइट लगाया, ऐसे तो वो सबका स्विच एक ही रहेगा, है ना, स्विच एक ही रहेगा तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को अकेले में ऑन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने घर में सीरीज में कनेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं लगाते हैं। जो हमारे घर की लाइट फिटिंग रहती है, बिजली फिटिंग रहती है, वो हम कैसी होती है, पैरेलल कनेक्शन में होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। जो सीरीज कनेक्शन है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों अपन अपने घर में सीरीज कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। सीरीज सर्किट जो अप्लायंसेस रहते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं, अपन उनको सीरीज में अपने घर में डोमेस्टिक यूज में क्यों नहीं लगाते। पहला पॉइंट देखो, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम फॉल्ट देन ऑल अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। जैसे यहाँ पे समझो अपन सीरीज कनेक्शन में ऐसे ऐसे लगा देते थे रेजिस्टेंस और यहाँ से फिर कोई करंट फ्लो होता था। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि
ये वाला जो है रेजिस्टेंस या फिर कोई डिवाइस है वो खराब हो गया, तो अगर अपना एक डिवाइस खराब होगा तो यहाँ पे हर एक डिवाइस काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे करंट ही नहीं जाएगा, है ना, यहीं पे करंट रुक जाएगा। करंट, ये डिवाइस खराब है, यहीं करंट रुक जाएगा और आगे करंट नहीं जाएगा। तो इसीलिए अपन जो अपने घर में सीरीज कनेक्शन में चीजें नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर एक बल्ब भी अपने घर का खराब हुआ तो पूरे घर के बल्ब नहीं चलेंगे, पूरे घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो काम करना बंद कर देंगे, चालू ही नहीं होंगे, क्योंकि आगे करंट ही पास नहीं होगा, है ना। फिर देखो, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, समझ में आ गई। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक appliances stop working due to some fault, then all other electrical devices also stop working. Clear है? Second point देखो, in series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. अब देखो, जो सीरीज कनेक्शन होता है वो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं वो सबका एक ही स्विच होता है। तो अपन किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आप रात में आपको पंखा चलाना है और कूलर चलाना है, लेकिन आपको लाइट नहीं चलाना, लेकिन आप अपने घर में अगर सीरीज कनेक्शन कराए होते तो आपके यहाँ रात में भी लाइट जलती, तब कूलर चलता। तो अपने यहाँ तो ऐसा होता नहीं, अपन कूलर को सेपरेटली भी चलाते हैं ना। तो इसीलिए जो अपने घर में वायरिंग होती है वो कैसे में होती है? पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग होती है। समझ में आ गया ये वाला सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट देखो, इन सीरीज सर्किट द appliances do not get the same voltage as that of the power supply line because the voltage is shared by the appliance. मैंने क्या बताया था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट तो सेम फ्लो होता है, लेकिन जो वोल्टेज रहता है वो अलग रहता है। जब हर एक रेजिस्टेंस का, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज अलग है तो उसको पावर जो होती है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज नहीं मिलता उनको एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। जितना भी पावर सप्लाई का, जैसे अपने घर में कितने वोल्ट के करंट आता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का अपने यहाँ करंट आता है। तो लेकिन जब अपन डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को किस में कनेक्ट कर लेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाएगा जितना कि हमारा पावर सप्लाई से आ रहा है। पावर सप्लाई से मान लो कि 220 वोल्ट का आता है अपने यहाँ, तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 220 वोल्ट का जो वो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अपन सीरीज कनेक्शन में नहीं कनेक्ट करते, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, इन सीरीज कनेक्शन द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू विच द पावर सप्लाई इज लो। अब देखो, रेजिस्टेंस का सीरीज फॉर्मूला क्या होता था सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, ये होता था ना। तो जब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब कि रेजिस्टेंस प्लस होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है कि वो करंट को अपोज करता है। तो जब किसी भी एक सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सर्किट से या उस वायर से जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएगा, है ना। तो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी सही से या तो चलेंगे नहीं या तो फिर धीरे धीरे चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और हमारी पावर सप्लाई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाएगा। इसीलिए यही सारे रीजंस है कि अपन डोमेस्टिक यूज के लिए सीरीज कनेक्शन का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? पैरेलल कनेक्शन का। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन डोमेस्टिक वायरिंग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। अपने घर में पैरेलल कनेक्शन करने के अपन को क्या एडवांटेजेस रहते हैं? देखो, पहला, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम फॉल्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर गलती से अपने यहाँ जैसे देखो कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर बल्ब जलना बंद होता है ना। तो ऐसा होता है पैरेलल कनेक्शन में होता है कि अगर कोई भी एक डिवाइस किसी भी वजह से, किसी भी फॉल्ट की वजह से चालू होना या फिर काम करना बंद कर देता है तो बाकी जो अदर डिवाइसेस रहते हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। अपने घर में भी अपन ने देखा है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो कूलर हो गया, फैन हो गया, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली वर्क करती रहती है। तो पहला तो एडवांटेज ये हुआ, अगर अपन सीरीज में लगा रहे होते तो एक बल्ब की वजह से सारे घर की डिवाइसेस चालू होना और पूरा काम होना बंद हो जाता है ना। तो अपन किस में लगाते हैं? घर में पैरेलल में लगाते हैं, ताकि अगर कोई एक डिवाइस किसी भी डिफेक्ट की वजह से चालू होना बंद हो जाए या खराब हो जाए तो हमारे जो घर के अदर डिवाइसेस हैं, अदर
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो प्रॉपरली काम करते रहे। फिर सेकंड देखो, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज इट्स ओन switch due to which they can be turned on or off independently। अब अपने आप क्या हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसका एक अलग बटन होता है, ऑन और ऑफ का स्विच होता है ना, ताकि अपन हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को पर्टिकुलरली किसी भी एक चीज़ को चालू कर सके, बंद कर सके। जैसे हम चाहते हैं मैं फैन ना ऑन करूँ, सिर्फ लाइट बस ऑन करूँ ना, तो हम लाइट बस ऑन कर लेते हैं। रात में हम चाहते हैं कि सिर्फ हम पंखा ऑन करें, कूलर ऑन करें, तो हम वही चीज़ें बस ऑन करते हैं। अगर यही चीज़ें सीरीज में लगी होती तो अपन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अकेले में ऑन नहीं कर पाते, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपन अकेले में ऑन कर लेते हैं ना। जैसे लाइट बस ऑन करनी है, लाइट बस ऑन करेंगे, फैन ऑन करना है तो फैन बस ऑन करेंगे। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? क्या लिखा है? इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच। हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस का उसका एक खुद का स्विच होता है, ताकि ड्यू टू विच दे कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली, ताकि अपन उसे पर्टिकुलरली ऑन और ऑफ कर सके। फिर थर्ड पॉइंट देखो, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। जो एक पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल सर्किट होता है, उसमें मैंने क्या बताया था कि करंट अलग अलग फ्लो होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज सेम है तो हर एक डिवाइस को पावर सप्लाई लाइन से सेम वोल्टेज मिलेगा और फिर तब वो डिवाइस अच्छी तरह से काम कर पाएगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाता था किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए, लेकिन यहाँ पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है कि जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज सप्लाई रहती है वो सेम रहती है। जब हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है तो हम क्या कह सकते हैं कि पावर लाइन से जो वोल्टेज का सप्लाई रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो सो दैट द पावर सप्लाई इज हाई। देखो क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है वो कम होता है ना, पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम रहता है। और जो सीरीज कनेक्शन रहता है उसमें क्या रहता है, ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो जब पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो होगा, है ना। और जब रेजिस्टेंस हाई रहता है सीरीज कनेक्शन में, जैसे कि रेजिस्टेंस हाई रहता है तो जो हमारा करंट रहता है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, लेकिन जो हमारा पैरेलल कनेक्शन रहता है उसमें रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम रहता है, लो रेजिस्टेंस रहता है, तो जो पावर सप्लाई रहती है वो हाई रहती है। क्लियर हो गया? आप चाहो तो फटाफट से इसके एडवांटेजेस नोट कर लो, फिर इसके बाद में पावर पढ़ाती हूँ। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। देखो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा ये बताओ अपन पावर से क्या समझते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है और मेरे बगल में कोई इंसान खड़ा है उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, मतलब पावर का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ सीधे सेंस में। देखो अगर मैं ज़्यादा जल्दी से काम कर रही हूँ तो मेरी क्या है, पावर ज़्यादा है ना। और कोई एक इंसान है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत एकदम सुस्त सा है, बिल्कुल वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता, तो हम क्या कहते हैं कि इसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है ना। देखो जैसे एक बूढ़ा इंसान है और एक यंग मैन है, ठीक है, एक जवान आदमी है और एक बूढ़ा इंसान है, और दोनों को क्या काम दिया जाता है कि 10 ईंट अपने सिर पे रख के लेके जानी है, ठीक है, और 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। तो जो यंग इंसान रहेगा वो क्या करेगा कि वो 10 ईंट को रख के जल्दी से 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। लेकिन जो बूढ़ा आदमी रहेगा, बूढ़ा हो चुका है वो, तो उसको क्या लगेगा, वही 10 ईंट को अपने सिर पे रख के लेके जाने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो यंग इंसान है उसकी क्या है, पावर ज़्यादा है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना। और जो बूढ़ा इंसान है हम क्या कहेंगे कि उसके पास पावर कम है, उसके पास एनर्जी कम है ना। तो जो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, और जिसके पास कम पावर है, जिसके पास कम एनर्जी है, वो धीरे धीरे काम करेगा। तो देखो यहाँ पे डिफाइन क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कौन कितना जल्दी काम करता है, कौन कितना धीरे काम करता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, पावर, कि उसके पास कितनी पावर है। पावर की डिफाइन नॉर्मली क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम।
कितना, देखो अगर अपन कहेंगे कि जो यंग इंसान है उसकी पावर कितना है, तो काम अपन को सेम करने को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यंग इंसान है, जो जवान आदमी है, उसको कम टाइम लगेगा तो उसकी पावर ज़्यादा आ जाएगी। और जो बूढ़ा इंसान है, काम तो सेम कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक 10 ईंट उनको लेके जानी है, लेकिन जो बूढ़ा इंसान है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी पावर जो होगी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन द टाइम टेकन। पावर को अपन पी से डिनोट करते हैं, पावर का सिंबल क्या होता है, पी। वर्क डन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। फिर टाइम टेकन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। अब देखो जैसे अपन अभी इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना। तो ऐसे ही जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ये वॉट अपन ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सी डेफिनेशन है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, ठीक है। और वॉट को ऐसे लिखते हैं WATT, और यहाँ पे कैपिटल W कोई मत लिखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल w अपन यूज करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। एसआई यूनिट क्या है, पावर की, वॉट होती है। फिर नेक्स्ट देखो, डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट का मतलब क्या है, देखो द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर हमने कहा कि कोई भी एक हमारा जो बल्ब है उसका पावर कितना है, 1 वॉट है, हमारा जो बल्ब है वो कितने वॉट का है, 1 वॉट का है। तो हम 1 वॉट बोलने से मेरा मतलब क्या है ना। जैसे आप कभी बल्ब अगर परचेज किया होगा, आपने बाजार से लाए होंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि ये बल्ब 5 वॉट का है, 10 वॉट का है, 100 वॉट का, तो मुझे नहीं पता होता है या नहीं, बट 5 वॉट 10 वॉट लिखा रहता है। तो अगर कोई बल्ब में छोटा सा वो बल्ब है तो उसमें क्या लिखा है कि वो पावर, उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट का, 1 वॉट का पावर है। तो 1 वॉट की पावर का मतलब क्या है कि वो 1 जूल एनर्जी, क्या मैं बोल रही हूँ, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखो जब अपन वर्क करते हैं, पावर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है ना। जब हम काम करते हैं या फिर हम दौड़ ही रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो यही चीज हम कह सकते हैं कि जब पावर वर्क डन होगा, जब हम काम करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसे हम एक तरह से और भी कह सकते हैं कि द लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। जब हमारी एनर्जी लॉस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारी इतने पावर हमारा वो हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्या बता रही थी कि अगर कोई बल्ब है उसमें क्या लिखा है, 1 वॉट लिखा है, तो उस 1 वॉट का क्या मतलब निकलता है कि वो 1 जूल ऑफ वर्क, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 1 जूल वर्क करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 1 जूल एनर्जी उसकी लॉस होगी, एनर्जी उसकी खत्म होगी कितने, 1 सेकंड में। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है ना, द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। 1 वॉट का मतलब क्या है, फिर से बताओ, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर है, फटाफट से नोट कर लो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी 1 वॉट की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सब लोगों ने। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मैंने क्या बताया था, या तो हम उसको वर्क डन के टर्म्स में बोले या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के टर्म्स में बोले। क्या बोलते हैं कि मैंने इतना वर्क किया कितने टाइम में, उसको भी पावर कहते हैं। और मेरी इतनी एनर्जी कम हुई इतने टाइम में, उसको भी क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। वही चीज लिखी हुई है ना, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी जितने टाइम में कंज्यूम होगी उसको भी अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। फिर 1 वॉट को अपन एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, when an electric appliance consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt। मैंने क्या बताया कि जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम करता है एनर्जी किस रेट से, 1 जूल पर सेकेंड के रेट से, जब वो एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तब भी उसको अपन क्या कहते हैं, 1 वॉट। फिर नेक्स्ट देखो, द रेट, तो इलेक्ट्रिक पावर की अपनी एग्जैक्ट डेफिनेशन 2 होती है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक ये डेफिनेशन लिखी है और करके एक और डेफिनेशन लिखती है। तो आप देखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, क्या, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। फिर नेक्स्ट देखो,
द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अपन उसको वर्क डन के भी टर्म्स में बता सकते हैं और एनर्जी कंज्यूम्ड के भी टर्म्स में बता सकते हैं। कैसे? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो जो 1 वॉट होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल पावर होती है, ठीक है। तो अपने ऐसे सारे जनरेटर्स वगैरह हो गए, जो चीजें हाई पावर में रन करती हैं, तो 1 किलोवाट एक हाई पावर वाले डिवाइसेस के लिए यूज होता है कि ये कितने किलोवाट का है, ठीक है। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट का ये सिंबल होता है KW और इक्वल टू 1000 वॉट। जब यहाँ पे वॉट अपन पूरा लिखेंगे तो W स्मॉल रहेगा, और सिर्फ जब W यूज करेंगे, सिर्फ उसका सिंबल यूज करेंगे तो अपन कैपिटल W यूज करेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? अब मैं इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है ये बताऊं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो अभी मैंने क्या बताया था, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या है पावर का फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। पावर को अपन किससे डिनोट करते हैं? P से। वर्क डन को क्या लिखते हैं? W, और टाइम टेकन को स्मॉल t। ये क्लियर हो गया। अब देखो जो अपना वर्क डन रहता है, ये अपन क्लास 9th में पढ़े थे कि जो वर्क डन का फॉर्मूला वो क्या होता है? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट इनटू में टाइम। यहाँ वहां पे भी इसका डायरेक्ट मतलब कि ऐसे फॉर्मूला गिवन हुआ था, वही फॉर्मूला अपन बस यहाँ पे यूज करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट इनटू में टाइम। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और T क्या है? टाइम। अब देखो ये वर्क डन का अपन को फॉर्मूला पता चल गया कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। तो इस वर्क डन के फॉर्मूले को अपन यहाँ पास रख देंगे पावर के फॉर्मूले में। तो वही मैंने किया कि यहाँ पावर P लिखा, फिर वर्क डन की जगह पे अपन ने क्या पुट किया? V इंटू में I इंटू में T। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। अपॉन में क्या किया? टाइम किया। तो अब ये टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपना क्या फॉर्मूला आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, ठीक है। पावर का क्या फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले को सब लोग अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे पावर के मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। पहला हो गया P इज इक्वल टू V इंटू में I, और ये तीनों फॉर्मूले जो मैं बताऊंगी ये हर एक 3 फॉर्मूले के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी में अपन को करंट दे देगा, किसी में अपन को रेजिस्टेंस दे देगा, किसी में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, करंट दे देगा, ऐसे अलग अलग चीजें दे के हमसे पावर पूछता है। तो हमें तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना कैसे आता है? पावर इज इक्वल टू क्या रहा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। फिर नेक्स्ट देखो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर हमको सिर्फ अब ये वाले फॉर्मूले से अपन कब निकालते? जब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस पता होता और करंट पता होता। क्या पता होता? जब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता होता तो अपन पावर निकाल लेते। अब अगर मान लो कि हमें क्या गिवन है? करंट दिया है और रेजिस्टेंस बता है। क्या? करंट बता रहा है और रेजिस्टेंस बता रहा है, तब अपन पावर को कैसे निकालेंगे? तो देखो P इज इक्वल टू V इंटू में I, यही सेम फॉर्मूला। अब ओम्स लॉ से हमें पता है, ओम्स लॉ याद है ना? ओम्स लॉ याद है कि नहीं है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू में R। ये क्या है? ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो अब ये जो V की वैल्यू है हम इसे इस इक्वेशन में रख देंगे, है ना, इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर वैसे ही लिखे, V की जगह पे क्या लिखेंगे? I इंटू में R, और ये फिर I वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2I हो गए, तो I का स्क्वायर इंटू में R। तो जब अपन को करंट पता रहे और रेजिस्टेंस पता रहे तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R। क्लियर हो गया? जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज करंट पता रहे तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू V इंटू में I। लेकिन अगर अपन को क्या करंट और रेजिस्टेंस पता रहे तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। अब मैं थर्ड केस बताऊं, इसका थर्ड फॉर्मूला बताऊं, इसको फटाफट से आप नोट कर लो, फिर मैं इसका थर्ड फॉर्मूला बताती हूँ।
अब हम देखते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब अपन को पावर किसके फॉर्म में चाहिए, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, तो अपना क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये वही फॉर्मूला जो अपना पहले था ना, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई, अपन कैलकुलेट किए थे, वही फॉर्मूले को यहाँ लिखोगे, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट। अब देखो ये ओम्स लॉ से वही बात अपन को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे मैंने बताया था V इज इक्वल टू आई इंटू में आर, ये हमारा ओम्स लॉ, सेम वही चीज करोगे। फिर अब इसको क्या करो, इससे ना करंट का फॉर्मूला निकालो। यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट V का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रख दिया था, बट आप यहाँ पे क्या करो कि ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला बना लो। अपन को तो पता है कि ओम्स लॉ से किसी भी तीन चीज का अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे V अपॉन में अपन R ले जाएंगे। देखो जैसे V इज इक्वल टू आई आर है ये, तो V अपॉन में R को अपन नीचे ले जाएंगे, तो ये I का फॉर्मूला आ जाएगा ना अपने पास। तो ये I का फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब I को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू में I, इसमें अपन I की वैल्यू रख देंगे। तो देखो P इज इक्वल टू V वैसे ही आ गया, I की जगह अपन क्या रख देंगे, V अपॉन में R रख देंगे। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर दोनों V हो गए, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा V स्क्वायर और नीचे क्या है R। तो फॉर्मूला क्या अपना आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। तो जल्दी से पावर के मैंने तीन फॉर्मूले बताए थे, और उसके पहले पावर का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और इसे अपन क्या कह सकते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। फिर पावर का फर्स्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू में I, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट। फिर पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन में R, पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। फिर थर्ड फॉर्मूला अपन ने रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म टर्म्स में देखा था, तो क्या आया था, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, तीनों फॉर्मूले याद कर लो, नोट कर लो अच्छे से आप अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ाती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो आप इसे। अच्छा ये बताओ कि मैं आपको अगर एक बल्ब का कोई भी बॉक्स दे दूं और उसमें लिखा है कि वो जो बल्ब है वो 100 वोल्ट पे काम करता है और 220 वोल्ट पे काम करता है, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकलेगा। तो वही यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखो यहाँ पे पढ़ो पहले, इफ वी लुक एट द पर्टिकुलर बल्ब इन अवर होम, जो बल्ब का बॉक्स होता है उस पर अपन देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है इट में हैव 100 वॉट 220 वोल्ट रिटर्न ऑन इट। उसमें क्या लिखा रहेगा, मान लेते हैं कि क्या लिखा है, 100 वॉट और 220 वोल्ट पे लिखा हुआ है कि ये इस पे काम करता है। अब इस पे काम करने का इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने डेली लाइफ में अपन देख रहे होते हैं। मम्मी पापा को मैं बोल रहा हूँ कि 10 वॉट का बल्ब लगाए हैं, इसका उसका, बट हमें एग्जैक्टली चीजें समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या निकल रहा है। तो वही चीज है कि यहाँ पे अगर कोई भी हमें बल्ब दे दिया गया, उस पर लिखा है कि ये 100 वॉट पे काम करता है और 220 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये देखो। नाउ 100 वॉट मीन्स दैट दिस बल्ब हैज अ पावर कंजप्शन ऑफ 100 वॉट एंड 220 वोल्ट मीन्स दैट इट इज टू बी यूज्ड ऑन अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। देखो जब कोई भी एक बल्ब है जिसमें क्या लिखा है 100 वॉट, 100 वॉट जब उसमें लिखा है तो उसका मतलब है कि वो कितने, एक सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितनी एनर्जी, वो बल्ब एक सेकेंड में 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। और 220 वोल्ट का क्या मतलब है कि ये जो बल्ब है इसे हमें कितने वोल्ट पे यूज करना है, कितने वोल्ट की पावर पे यूज करना है, 220 वोल्ट। और हर जो अप्लायंसेस होते हैं ना, अपने घर के डिवाइसेस जो भी होते हैं, वो यही पावर पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे घर से बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं उन पे ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने घर में ये आता जाता है वोल्टेज, तो ये हमारे घर में कम होते हुए आता है, ठीक है। जो पावर स्टेशन बनते हैं वहां पे जब बिजली बनती है ना, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे बिजली बनती है, ठीक है। लेकिन जब वो बिजली धीरे धीरे ट्रांसफर होते आती है, फिर हमने देखा होगा कि आपने नाम सुना होगा जैसे बाढ़ सागर डैम हो गया, टिहरी डैम वगैरह हो गए, डैम्स होते हैं ना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो अपनी कॉलोनी से, सोसाइटी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं डैम्स, है ना। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे बनती है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने कॉलोनी के या फिर
सिटी के बाहर जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पे जब वो डैम से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो धीरे धीरे उसका वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मदद से डिक्रीज किया जाता है। क्या किया जाता है? वोल्टेज डिक्रीज किया जाता है। और फिर जो अपने घर के गली मोहल्ले में आसपास खंभे लगे होते हैं वहां पे भी वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं रहता, वहां पे भी हाई वोल्टेज रहता है एज कम्पेयर टू अपने घर में तो 220 वोल्ट आता है ना, बट वो जो खंभे रहते हैं जिसपे अपन कहते हैं ना उसको वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा डेंजर है। क्यों वहां पे ज्यादा डेंजर है? क्यों वहां पे ज्यादा डेंजर है बताओ? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसका जो वोल्टेज रहता है वो एज कम्पेयर टू अपने होम के वोल्टेज से हाई रहता है, और अपने घर में जो एनर्जी करंट आता है उसका वोल्टेज कितना रहता है? 220 वोल्ट्स। तो हर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसमें जो लिखा रहता है 220 वोल्ट, उसका मतलब क्या है कि इसको कितने पावर के कितने वोल्ट की जरूरत है? 220 वोल्ट्स की। और 100 वॉट का क्या मतलब है कि ये जो पावर है, ये जो सॉरी बल्ब है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितने में? 1 सेकेंड में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, a power rating of 100 watt on a bulb means that it will consume electrical energy at the rate of 100 joule per second। वही मैंने बताया कि उसका अगर 100 जूल लिखा है तो वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 जूल कंज्यूम करेगा। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अपन कह सकते हैं कि वो 100 जूल वर्क करेगा। 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा? 100 जूल वर्क करेगा, या फिर 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। क्लियर हो गया ये? अब मैं इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट के कुछ 3-4 आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, जिससे जैसे अपन ने 3 फॉर्मूले बताए थे ना, 3 फॉर्मूले क्या क्या थे फटाफट से मुझे एक बार रिमाइंड कराओ। सबसे पहले पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता था, या फिर अपन इसको लिखते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। फिर होता था P इज इक्वल टू V इंटू में I लिखते थे ना, P इज इक्वल टू V इंटू में I। फिर अगर पावर को अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना होता था, थर्ड वाला फॉर्मूला होता था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R लिखते थे। और अगर अपन को पोटेंशियल और अपन को अगर किसके टर्म्स में, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना होता था तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता था? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको याद है ना, याद कर लो फटाफट से ये फॉर्मूले को। फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, Which of the following does not represent electric power in a circuit? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है? और ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे का गलत हुआ सोच लेना, मैं 10 बार इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूले को रिवीजन करा चुकी हूँ। और ये जिसने गलत किया सोच लो, हलवा क्वेश्चन है एकदम। जिसने भी गलत किया अभी यहाँ जैसे बाहर आ रहा है कैमरे से और ऐसे ऐसे पिटाई हो रही है, याद रखना ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहले तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पावर का, जल्दी जल्दी मुझसे बताओ, मुझसे नहीं आता, आप ही बताओगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? पावर इज इक्वल टू VI होता था। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? I स्क्वायर R होता था। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? V स्क्वायर अपॉन में R होता था। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला गलत है? I स्क्वायर R तो सही है, फिर I R स्क्वायर ये फॉर्मूला तो भैया गलत है। ये पकड़ में आ गया क्वेश्चन, देख लो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है? I स्क्वायर R सही है लेकिन I R स्क्वायर गलत है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर पावर इज इक्वल टू VI भी होता है और पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R भी होता है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 1 मार्क्स का आएगा MCQ के फॉर्म में, और यही क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे ना। इसीलिए फॉर्मूलों की एक अलग से लिस्ट बना लो। हर एक पेज में, हर एक चैप्टर जब आप फिनिश कर रहे हो अपनी कॉपी में तो एक पेज छोड़ दो और उस पेज में पूरे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनकी SI यूनिट क्या होती है आप नोट कर लो, जिससे आप जब पेपर में आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचेगा, 1 दिन 2 दिन पहले, तो आप ये सब चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया और आपको फॉर्मूला ही भूल गया पेपर में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक पेज ले लो, हर फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो, उसकी SI यूनिट को लिख लो। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा था, सब लोग याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय अ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। इसमें अपन को क्या निकालना है? करंट निकालना है। और गिवन क्या क्या है?
पहले तो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बताया है, और यहाँ पे वॉट का मतलब वॉट किसकी एसआई यूनिट होती थी, वॉट पावर की एसआई यूनिट होती थी, तो यहाँ पे पावर क्यों है। ऐसे पावर वाले आपके जो भी क्वेश्चन है, आप सबसे पहले चीज पता है क्या करना, पावर के तीनों फॉर्मूले लिखना, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू में I पहला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R दूसरा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R तीसरा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, नहीं पता ना, और तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट भी नहीं करना, क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो इनमें से करंट किस फॉर्मूले में है, करंट इस फॉर्मूले में है और इस फॉर्मूले में है। अब ये दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये अपन को कैसे पता चलेगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि यही पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाला फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, फिर कहेंगे यार इसमें रेजिस्टेंस नहीं निकल रहा, फिर वो दिमाग लगाएंगे कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकलेगा। ये फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग लगाओ। देखो पावर अपन को दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी बताया है, तो इससे करंट निकल आएगा। रेजिस्टेंस की अपन को यहाँ पे जरूरत ही नहीं, तो अपन ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें, जब अपना काम इस फॉर्मूले से चल रहा है तो इसको यूज करो, फटाफट से आंसर आएगा। तो देखो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I, पावर अपॉन में क्या कर दो, I करंट अपन को निकालना है, वोल्ट को इस साइड ले जाओ तो अपॉन में आ जाएगा, फिर ये करंट, पावर कितना दिया है 40 वॉट, और V पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 220 इज इक्वल टू I, 0 से 0 कट करो, फिर 2 की टेबल पढ़ो, क्या आ गया 2 अपॉन में 11 इज इक्वल टू I, फिर 11 से किसको डिवाइड करोगे 2 को, तो 0, फिर पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 9 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 आएगा ना, 88 8 जा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर यही 118 आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अप्रॉक्स लिखेंगे 0.18, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यहाँ पे एसआई यूनिट भी एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। देखो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। I का मतलब क्या है, करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या कैलकुलेट करना था, करंट कितना आ रहा है 0.18 एम्पियर, एम्पियर लिखना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। मार्क्स कटते हैं, हाफ मार्क्स यहाँ पे आपके एम्पियर ना लिखने के चले जाएंगे, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ पूरा सही कर रहे हो, बट यहाँ पे एम्पियर नहीं लिखोगे मार्क्स कट होंगे, इसीलिए ध्यान रखना है हर चीज का आंसर अपन को किसमें, उसकी एसआई यूनिट में देना है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताऊं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumption will be। पावर अपन को निकालना है। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो पहले किसमें अपन उसको कितने वोल्ट में यूज कर रहे हैं, कितने वोल्टेज में यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट में यूज कर रहे हैं, और तब उसकी पावर क्या है 100 वॉट है। अब अगर यही इलेक्ट्रिक बल्ब को अपन किस में यूज करने लग जाएं, 110 वोल्ट में यूज करने लग जाएं, तो उसकी पावर कितनी होगी अपन को ये कैलकुलेट करना। अब देखो जब अपना बल्ब सेम रहेगा तो उसका अपन कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अगर अपना बल्ब वही है तो अपना क्या सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। फर्स्ट केस में देखो जो अपन को दिया है V अपन को कितना गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, और अपन को क्या गिवन है, पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू 100 वॉट गिवन है। फॉर्मूले तीनों आप यहाँ पे लिख लो, P इज इक्वल टू V इंटू में I होता है, फिर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, और फिर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो यहाँ पे अपन को R वगैरह गिवन है, नहीं गिवन है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, R अपन को पता है, नहीं पता, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। R पता है इस वाले फॉर्मूले से, नहीं पता है, तो इसको भी नहीं यूज करोगे। अब देखो यहाँ पास से P भी अपन को पता है, V भी अपन को पता है, तो अपन करंट निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को देखना, अभी आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी अपन को पावर पता है और क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। R अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये आपको कैसे पता चलेगा।
क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumption will be. पावर अपन से पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको करंट का जिक्र दिख रहा है, करंट से अपन को इस क्वेश्चन में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। किससे लेना देना है? रेजिस्टेंस से लेना देना है। किससे लेना देना? रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि जब वही बल्ब को अपन अलग अलग वोल्टेज में लगाएंगे तो अपना रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आई बात? कैसे फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लगाएं? तो यहाँ से अपन को रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, P = V²/R। पावर कितना गिवन है? 100। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट R को इस साइड ले जाते हैं और यहाँ पे V²/P कर लेते हैं। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। R = V कितना है अपना? 220। इसका स्क्वायर करोगे मतलब कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना स्क्वायर में। फिर पावर कितना गिवन है? 100 गिवन है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 22 मल्टीप्लाई बाई 22 करो। पूरा हर एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 484 पॉइंट में यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना कितना आ गया? 484। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ये अपना रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन अपन को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? बताओ जल्दी से, कैलकुलेट क्या करना है? पावर कैलकुलेट करनी थी ना, पावर कंजप्शन विल बी। पावर कैलकुलेट करना है। सो अपन यहाँ पावर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? देखो अब अपन को नेक्स्ट केस में देखो, अब V चेंज हो जाएगा, है ना। जब अपन को पावर किस में निकालनी है? जब बल्ब को अपन किस में यूज कर रहे हो? 110 वोल्ट पे। तो यहाँ पर V कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट। और अपन को यहाँ से क्या पता चल गया है? रेजिस्टेंस R कितना है? 484 ओम है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है? पावर। तो फॉर्मूला तो अपन को पता है ना क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। तो यही फॉर्मूला यूज कर दोगे। V² कितना आ जाएगा? 110 इंटू में 110 अपॉन में कितना आ जाएगा? 484, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे पूरा। अब काटो इसको, किससे कट रहा है? 2 से काट के देखें। 2 5, फिर यहाँ 1 आ जाएगा 55 अपॉन में 2 4 2, फिर ये वही हो जाएगा, ये भी 55, 2 से कैंसिल कर रहे हैं। 1 2 1, 55 इंटू 55 करो। 5 5 जा 25, 5 ये 5 है ना, 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। फिर देखो 5 5 जा 25 वही सेम रहेगा। 2 7 5, यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। 7 में 5 प्लस करोगे कितना होगा? 12 होगा। 1 और 2 7 10 हो जाएगा। 1 और 0 3 2 3 0 कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं सॉल्व इसको लिख रही हूँ। पावर = 3025 अपॉन में कितना आ रहा है? 121। इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं अपन? 11 से कैंसिल होगा क्या? ये 11 से कैंसिल करके देखो। 11 जा होगा यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 11 1 जा 2 जा, फिर यहाँ पे 8 बचेगा 8, तो ये 7 जा, फिर ये 5 जा आ गया। फिर से 11 से कैंसिल करो, 1 जा 11 2 जा, और ये फिर 5 जाएगा, 2 जा और 5 जा। तो अपना कितना आंसर आ रहा है? पावर = 25 वॉट। मैंने पूरा कैलकुलेशन तक करके दिखा दिया कि कहीं पे गलत मत करना ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चन था, लेकिन कुछ भी नहीं। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज 25 वॉट। समझ में आ गया? पहले उस बल्ब को अपन 220 वोल्ट पे लगा रहे थे, उसका पावर कितना था? 100 वोल्ट। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है? जब अपन सेम बल्ब यूज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो अपन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इससे अपन को रेजिस्टेंस पता चल गया। फिर वोल्ट कितना कर दिया अपन ने? 110 कर दिया, और रेजिस्टेंस 484 आ गया। फिर से पावर का फॉर्मूला लगाओगे, और फिर जब अपन किस में यूज कर रहे हैं? 110 वोल्टेज में यूज कर रहे हैं, तो पावर कितना हो जाएगा? 25 वॉट। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
मैंने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया आपको कि अपन सीरीज कनेक्शन क्यों घर में यूज नहीं करते हैं, पैरेलल कनेक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, सीरीज कनेक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फिर मैंने आपको पावर समझाया कि पावर क्या होता है, फिर पावर के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। देखो आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए। आप अपनी बुक्स से, रेफरेंस बुक से और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज और मैंने बीच में बताई थी कि आप क्या करो कि ये चैप्टर लगभग एक वीडियो और बचा है, एक लेक्चर और बचा है, फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पेज में हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये नोट करना है। क्यों? क्योंकि ताकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले जब अपन रिवाइज करें चीजों को तो अपन को टाइम ना लगे, है ना, क्योंकि टाइम तो होता नहीं, 2-3 दिन के बीच में गैप में पेपर होता है अपना। एक पेज ले लो, उसमें हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, हर एक इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट को आप नोट करते चलो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आने लग गई है, आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो पहले आपसे नहीं बनते थे वो अब समझ में आने लग गए हैं, so hit the like button, subscribe to my channel Supriya Kamkar and do share this video with your friends. Thank you so much.